Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, डेट आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको कहा जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर, पानी. तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कार्बन जो है वो वाटर के साथ हाइड्रेटेड हुआ है, वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज़ें हों, उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है. और कार्बोहाइड्रेट्स होने की एक और शर्त वो ये भी है कि कार्बोहाइड्रेट कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि वाटर में होती है. तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन की रेशो 2 होती है और ऑक्सीजन की रेशो 1 होती है. इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी ये शर्त है कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 2:1 होनी चाहिए. और ये जो डेफिनेशन है ये बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर अप्लाई होती है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज की. ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12 एंड O6. एंड सुक्रोज जिसका फार्मूला है C12H22 एंड O11. और इसके अलावा बहुत से स्टार्चेस और सेलुलोजेस जिनके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है C6H10O5 एंड N. लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो वाटर की तरह ही होती है, यानी कि 2:1 होती है, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते. इसमें हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड की, जिसके लिए फार्मूला यूज़ होता है C2H4NO2. और लैक्टिक एसिड की, जिसके लिए फार्मूला यूज़ हो रहा है C3H6NO3. तो ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें वही परसेंटेज है, वही क्वांटिटी है, वही रेशो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो कि वाटर में होती है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. और इसके अलावा हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है जिसका नाम है रैमनोस. रैमनोस के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है वो वही होती है जो कि वाटर के अंदर होती है, यानी कि वाटर वाली जो रेशो होती है वो रैमनोस के अंदर नहीं होती. लेकिन रैमनोस को हम फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कंसीडर करते हैं. तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम जो डेफिनेशन यूज़ कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, तो वो जो डेफिनेशन है वो अब इनकरेक्ट हो गई है, वो गलत साबित हो रही है. तो इस तरह से साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि कार्बोहाइड्रेट्स की ये जो डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है. इसलिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स की एक न्यू डेफिनेशन सजेस्ट की गई. वो कुछ इस तरह से है: कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और दोज कंपाउंड्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिन हाइड्रोलिसिस जिनकी होती है, यानी जब वो टूटते हैं तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में. तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है शुगर्स, और शुगर का मतलब होता है स्वीट टेस्ट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कोई ऐसी चीज़ है जिसका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है. और अगर हम ग्रीक में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ग्रीक में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है सैकरोन. और सैकरोन का जो वर्ड है वो शुगर्स के लिए यूज़ होता है, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड भी कहा जाता है. और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको सैकराइड्स भी कहा जाता है. और जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं उनके अंदर सिंगल सैकराइड यूनिट होता है, यानी उनके अंदर सिर्फ एक सैकराइड होता है. लेकिन अगर हम डेरिवेटिव कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो उनके अंदर एक से ज़्यादा सैकराइड यूनिट्स होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हम कार्बोहाइड्रेट्स को उनके अंदर सैकराइड यूनिट्स की बेस पर डिवाइड कर सकते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डेट आर मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड
पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड्स को देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सैकेराइड यूनिट होता है, यानी कि वो एक सैकेराइड से मिलके बने होते हैं, उनको इसलिए मोनोसैकेराइड कहा जाता है। मोनो के लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर जो चीज़ है वो एक है। इसके अलावा मोनोसैकेराइड्स को हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, ये टूट नहीं सकते, और मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो वाटर में इजीली सोलुबल हो जाते हैं, वाटर में हाईली सोलुबल होते हैं। और मोनोसैकेराइड्स का जो टेस्ट है वो बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो स्वीट होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स की ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि 2 से लेके 10 सैकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं। और ओलिगोसैकेराइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो इनकी हाइड्रोलिसिस से 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स रिलीज़ होते हैं। और अगर हम इनकी सोलुबिलिटी देखें तो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो वाटर में ज़्यादा सोलुबल नहीं होते, बल्कि वो लेस सोलुबल होते हैं, और इनका जो टेस्ट है वो भी ज़्यादा स्वीट नहीं होता, बल्कि वो लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं, यानी कि उनके अंदर 10 से ज़्यादा सैकेराइड यूनिट्स होंगे तो उनको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, तो जब ज़्यादा सैकेराइड यूनिट्स होंगे तो उसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो पॉलीसैकेराइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इनकी हाइड्रोलिसिस से एटलीस्ट हमें 11 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, यानी कि ये जब टूटते हैं तो टूट के ये 11 मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह इनकी सोलुबिलिटी की बात करें तो पॉलीसैकेराइड जो है वो वाटर में सोलुबल नहीं होते, यानी कि ये इनसोलुबल हैं, ये बिल्कुल भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, और इनका जो टेस्ट होता है वो भी बिल्कुल टेस्टलेस होता है। इसी तरह से हम मोनोसैकेराइड्स को देखें अगर, तो मोनोसैकेराइड्स को फर्दर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो मोनोसैकेराइड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है ट्राइओसिस में, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस में। इसी तरह से ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ डाइसैकेराइड्स एंड ट्राइसैकेराइड्स। इसी तरह से पॉलीसैकेराइड्स को भी फर्दर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, दैट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स एंड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की फर्स्ट टाइप है मोनोसैकेराइड्स। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड्स आर ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स विच आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। और मोनोसैकेराइड्स के अंदर अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं, यानी कार्बन एटम्स की क्वांटिटी को देखें तो वो 3 से लेके 7 तक होगी। और कार्बन एटम जो मोनोसैकेराइड के होंगे, जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उन सब के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, सिवाय एक कार्बन के उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा। तो बाकी के जो कार्बन एटम्स होंगे जिनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, या तो वो एल्डिहाइड होंगे या फिर वो कीटोन होंगे। इनके अगर जनरल फार्मूला का देखें तो मोनोसैकेराइड्स के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है CnH2n और ON। N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, किस तरह से इनको आगे डिवाइड किया जाता है। तो मोनोसैकेराइड्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो 2 तरह से होती है। वो इनके फंक्शनल ग्रुप की बेस पर भी हो सकती है, वो इनके नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की बेस पर भी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम इनके फंक्शनल ग्रुप की बेस पर देखें तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पर मोनोसैकेराइड्स की डिवीजन कुछ इस तरह से होती है। अगर मोनोसैकेराइड्स के अंदर एल्डिहाइड होगा तो उसको हम एल्डोस कहेंगे। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एल्डिहाइड में ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको एल्डोस कहते हैं। इसी तरह से मोनोसैकेराइड्स में अगर जो है वो कीटोन ग्रुप होगा तो हम इसको कीटोस कहेंगे। इसी तरह से हम मोनोसैकेराइड्स को नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। वो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप देखें कि मोनोसैकेराइड्स को जो है वो 5 तरह की डिविजन्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। वो है ट्राइओसिस, टेट्रोसिस,
पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ट्राइओसिस ऐसे मोनोसेक्राइड्स होंगे जिसमें जो कार्बन एटम है वो 3 होंगे। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी ट्राइओसिस में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 3 है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 3 है, इसलिए ये एक ट्राइओस है। इसी तरह से टेट्रोसिस, टेट्र का मतलब होता है 4, तो टेट्रोसिस में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 4 होते हैं। तो ये आपके सामने ये 4 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए हम इनको टेट्रोसिस कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है पेंटोसिस। पेंट का मतलब होता है 5, तो पेंटोसिस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास ये है 5 होते हैं, इस वजह से हम इनको पेंटोसिस कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हेक्सोसिस। हेक्स का मतलब होता है 6, तो हेक्सोसिस में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 6 होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, तो इसलिए हम इनको हेक्सोसिस कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हेप्टोसिस। हेप्ट का मतलब होता है 7, तो ऐसी मोनोसेक्राइड जिसके अंदर कार्बन एटम्स 7 है उनको हेप्टोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल एंड फंक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अगर हम मोनोसेक्राइड्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स और उनके फंक्शन को देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्लास है वो है ट्राइओसिस की। ट्राइओसिस मतलब ऐसे कार्बो मोनोसेक्राइड्स जिसके अंदर कार्बन एटम्स 3 होते हैं। तो ट्राइओसिस के लिए क्योंकि जैसे इसके नाम से हमें पता है कि इसमें 3 कार्बन है, तो इसलिए इसका जो फार्मूला होगा वो भी C3 से शुरू होगा। C3 होगा तो इसके साथ हाइड्रोजन होंगे वो 6 होंगे और ऑक्सीजन 3 होंगे। तो ट्राइओसिस में जो एल्डोसिस है उसमें एग्जांपल है एल्डोसिस की ग्लाइसरल्डिहाइड, और कीटोसिस में एग्जांपल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ट्राइओसिस का फंक्शन ये है कि ये फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पे काम करते हैं, और इसके अलावा ये सेलुलर रिस्पायरेशन में भी इनका रोल होता है। नेक्स्ट है टेट्रोसिस। टेट्रोसिस जिसमें 4 कार्बन होते हैं, इसलिए इनका फार्मूला होगा C4H8 और O4। और टेट्रोसिस में एल्डोस की एग्जांपल है एरिथ्रोस, और कीटोस में एग्जांपल है एरिथ्रोलोस। और इनका फंक्शन ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें टेट्रोसिस इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज पेंटोसिस। पेंटोसिस में जो कार्बन एटम्स है वो 5 होते हैं, और इनका जो फार्मूला है वो है C5H10 एंड O5। और पेंटोसिस में एल्डोस में एग्जांपल है राइबोस डीऑक्सी राइबोस की, और कीटोस में एग्जांपल है राइबोलोस की। अगर हम इनका फंक्शन देखें तो पेंटोस जो हैं इसमें जो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस हैं ये दोनों आरएनए और डीएनए पे पाए जाते हैं। राइबोस पाया जाता है आरएनए में, और जो राइबोलोस जो डीऑक्सी राइबोस है वो डीएनए में पाया जाता है। इसी तरह से जो राइबोलोस है, राइबोलोस जो है वो फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है हेक्सोसिस, यानी कि जिसमें 6 कार्बन होंगे, और इनका फार्मूला है C6H12 एंड O6। एल्डोस में एग्जांपल है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की। कीटोस में एग्जांपल है फ्रुक्टोज की। और इनका फंक्शन देखें तो ग्लूकोज को हम रिस्पायरेटरी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी रिस्पायरेशन में इसका रोल होता है। ये इनिशियल सबस्ट्रेट है, इससे जो है वो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। इसी तरह से अगर फ्रुक्टोज के फंक्शन को देखें तो फ्रुक्टोज भी रिस्पायरेशन में इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा होता है। और ग्लैक्टोज की बात करें तो ग्लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर में एक उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है हेप्टोसिस। हेप्टोसिस ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें 7 कार्बन्स होते हैं, और इनका फार्मूला है C7H14O7। और हेप्टोसिस में एल्डोस की एग्जांपल है ग्लूकोहेप्टोस, और कीटोस में एग्जांपल है सेडोहेप्टुलोस। और जो हेप्टोसिस हैं वो भी फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अगर हम मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर को देखें तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो 2 तरह की फार्म्स में होते हैं, ओपन चेन की फार्म में भी होते हैं और रिंग चेन की फार्म में भी होते हैं। ओपन चेन की फार्म में होते हैं वो क्रिस्टलाइन फार्म में, यानी जब मोनोसेक्राइड्स क्रिस्टल्स की फार्म में होते हैं तो वो ओपन चेन की फार्म में होंगे। लेकिन जब हम मोनोसेक्राइड्स को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे तो जब वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे रिंग स्ट्रक्चर में। इसमें हमारे पास एग्जांपल है पेंटोसिस और हेक्सोसिस की। इसी तरह से अगर हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास 2 तरह की रिंग्स बनती हैं, एक है फ्यूरानोस और दूसरा है पायरानोस। फ्यूरानोस होती है 5 मेंबर्ड रिंग, यानी ऐसी रिंग जिसके अंदर 5 जो है वो कार्बन्स लगे होते हैं, यानी कि 1 ऑक्सीजन होता है और 4 कार्बन एटम्स लगे होते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है वो C1 और C4 यानी कार्बन 1 और कार्बन 4 के साथ अटैच हुआ होता है। और
फ्यूरानोज में जितने भी पेंटोजेस हैं और कीटो हेक्सोजेस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूरानोज में अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट है पायरानोज। पायरानोज एक 6 मेंबर्ड रिंग है, यानी इस रिंग के अंदर 6 चीज़ें लगी होती हैं, जिनमें से एक ऑक्सीजन एटम होता है और बाकी के 5 कार्बन एटम्स होते हैं, यानी टोटल मिला के 6 चीज़ें होती हैं। और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन 1 के साथ और कार्बन 5 के साथ अटैच हुआ होता है, और जितने भी एल्डो हेक्सोजेस हैं वो कन्वर्ट होते हैं पायरानोज रिंग में। इसी तरह से हम मोनोसेक्राइड्स में एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज हमारे पास 6 रिंग की फॉर्म है, ये उसके अंदर यानी 6 कार्बन्स होते हैं, यानी कि वो हमारे पास पायरानोज रिंग की फॉर्म में होता है। और ग्लूकोज के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है C6H12NO6। तो ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्राई में, यानी जब ग्लूकोज ड्राई फॉर्म में होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ओपन चेन होता है। लेकिन जो इसकी जो रिंग है, जैसे ही वो एक्वस मीडियम में जाएगा तो वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो रिंग बना लेगा। तो जैसे ही ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो इसका जो ऑक्सीजन एटम है एल्डिहाइड ग्रुप का, वो रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट किससे करता है? वो कार्बन 5 के साथ, यानी ये ऑक्सीजन है ये जाके रिएक्ट कर जाता है कार्बन 1 के साथ, यानी कि इस तरह से जो ऑक्सीजन एटम है वो लिंक बना देता है कार्बन 1 के दरमियान और कार्बन 5 के दरमियान। ये जो इस कनेक्शन बन जाता है ऑक्सीजन का कार्बन 5 और कार्बन 1 के दौरान। और इसका जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है कार्बन 5 में, जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन 1 की तरफ, वो भी कार्बन 1 की तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है। और इस तरह ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये इमिल फिशर ने बनाया था, इसलिए हम इसको फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि ये रिंग स्ट्रक्चर का एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम इस स्ट्रक्चर को 2 तरह से देख सकते हैं, 2 साइड से देख सकते हैं। इसके अलावा वो स्ट्रक्चर जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट नॉर्मन हॉवर्थ ने बनाया था उसको हॉवर्थ प्रोजेक्शन कहा जाता है। हॉवर्थ प्रोजेक्शन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसको हम 3 साइड से देख सकते हैं, इसलिए उसको 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अगर हम मोनोसेक्राइड्स में हम पेंटोज और हेक्सोज स्ट्रक्चर को देखें, पेंटोज यानी जिसमें 5 कार्बन होते हैं और हेक्टोज जिसमें 6 कार्बन होते हैं, पेंटोज और हेक्सोज मॉलिक्यूल्स को देखें रिंग स्ट्रक्चर में तो ये 2 तरह की फॉर्म्स में होते हैं, अल्फ़ा फॉर्म में भी पाए जाते हैं और बीटा की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो कार्बन 1 है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन कैसी है। अगर कार्बन 1 के ऊपर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसकी पोजीशन डाउनवर्ड है, यानी हाइड्रोक्सल नीचे की तरफ है, तो वो जो शुगर बनेगी उसको हम अल्फ़ा शुगर कहते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज की। इसके अलावा अगर हमारे पास कार्बन 1 के ऊपर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसकी पोजीशन अपवर्ड है, वो ऊपर की तरफ है, ऊपर लगा हुआ है कार्बन 1 के ऊपर, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बीटा शुगर। और बीटा शुगर में हमारे पास एग्जांपल है बीटा ग्लूकोज की। Stereoisomers in monosaccharides. Those isomers in which hydrogen and hydroxyl groups are arranged in different pattern to the asymmetric carbon atoms are called stereoisomers. स्टीरियोआइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप्स का जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, उनको हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास 2 तरह के एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। अगर हम इन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन ग्रुप्स की पोजीशन देखें तो ये हर बार चेंज हो रही है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पे हैं और हाइड्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड पे हैं। इसी तरह से जब दूसरे स्ट्रक्चर में देखें तो ये चेंज हो गया है, राइट साइड पे ऊपर वाले में तो हाइड्रोजन है और नीचे हाइड्रोक्सल ग्रुप आ गया है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप है और नीचे हाइड्रोजन। अब थर्ड स्ट्रक्चर को देखिए तो इसमें दोबारा से जो है वो पोजीशन हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन की चेंज हो जाती है। ऊपर राइट साइड पे देखें तो ऊपर हाइड्रोक्सल अब आ गया और नीचे हाइड्रोजन है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप लगा है और नीचे वाली कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा है।
इस तरह से फोर्थ स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें दोबारा से जो है वो पोजीशन चेंज हो जाती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे वो राइट भी हो गए हैं। अब इस स्ट्रक्चर में जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो लेफ्ट साइड पे चले गए हैं और हाइड्रोजन ग्रुप्स जो हैं वो राइट साइड पे चले गए हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की जो पोजीशन है एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर वो चेंज होती रहती है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है? एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज दैट विच मेक्स बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट एटम्स अराउंड इट। एसिमेट्रिक कार्बन ऐसी कार्बन होती है जो कि अपने इर्द गिर्द 4 तरह के एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज की अगर हम एग्जांपल लें तो ग्लूकोज में जो कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5 ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन एटम्स है 2 से लेके 5 तक ये अपने आसपास जो है वो 4 तरह के एटम्स के साथ जो है ये यहाँ पर बॉन्ड्स बना रही होती हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, अगर हम मोनोसेक्राइड्स के अंदर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को देखें तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला इसमें जो यूज़ होता है वो है 2n। n का मतलब है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, यानी कि जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स का जो नंबर होगा उसको हम इधर n वाली जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें जो स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लें ग्लूकोज की और ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स को देखें तो ग्लूकोज के अंदर अगर हम सबसे पहले कार्बन एटम्स को देखते हैं कि ग्लूकोज के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स कितने होते हैं, तो ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं। तो जब हम 4 को इधर n वाली जगह पे पुट करेंगे तो 2 को जब हम 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आती है 16 की वैल्यू। तो इससे हमें ये शो होता है कि ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्लूकोज के टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को हम बेसिकली 3 तरह की ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमर्स एंड एपीमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स की फर्स्ट टाइप है एनेंटियोमर्स। दो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिसके अंदर जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, यानी कि एक तरफ जो है वो जैसा शो हो रहा होता है वो उसकी दूसरी जो स्ट्रक्चर बनता है वो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट करके शो हो रहा होता है, यानी उसका मिरर इमेज बन रहा होता है। जैसे कि हम मिरर में देखते हैं तो हमें जो हमारी एक्चुअल जो राइट साइड होती है वो मिरर में हमें वो लेफ़्ट साइड की तरह शो हो रही होती है। तो जब मिरर इमेजेस स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर बनते हैं तो उसको कहा जाता है एनेंटियोमर्स। और अगर हम एनेंटियोमर्स की एग्जांपल है तो हमारे पास एनेंटियोमर्स में एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज की। ग्लूकोज में 2 तरह के एनेंटियोमर्स होते हैं, एक होता है डी ग्लूकोज और दूसरा है एल ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज में ये होता है कि जो उसकी ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन 5 होता है, यानी 5वें नंबर पे जो कार्बन है, अगर उस 5वें नंबर पे जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो उसको हम डी ग्लूकोज कहेंगे। लेकिन अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5वें कार्बन के ऊपर लेफ्ट साइड पे है तो हम उसको कहते हैं एल ग्लूकोज। ग्लूकोज एनेंटियोमर्स, तो ग्लूकोज के अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स देखें तो ग्लूकोज के टोटल हमने देखे थे कि 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। तो उन 16 स्टीरियो आइसोमर्स में से जो 8 स्ट्रक्चर्स हैं वो एनेंटियोमर्स होते हैं। वो एनेंटियोमर्स होते हैं वो अगले 8 एनेंटियोमर्स के, यानी कि वो 8 स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे 8 के एनेंटियोमर्स होते हैं। वो एनेंटियोमर्स कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ग्लूकोज के जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो एल फॉर्म में है, यानी कि वो लेफ़्ट साइड वाले हैं। तो जब ग्लूकोज के ये जो लेफ़्ट फॉर्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं जब ये मिरर इमेज बनाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे राइट फॉर्म में, जिसको हम डी से डोनेट करते हैं। तो ये जो डी फॉर्म में जितने भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स हैं वो एल फॉर्म के एनेंटियोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की सेकंड टाइप है डायस्टीरियो आइसोमर्स। दो स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एट मोर देन वन asymmetrical carbon atoms are called diastereoisomers.
ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जिनमें हाइड्रोजल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो सिर्फ एक सिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर नहीं बल्कि एक से ज़्यादा यानी कि 2 कार्बन एटम्स के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन जब चेंज हो रही होती है 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पर, तो उसको हम डाई स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं। और एनेंटियोमर्स में तो आपने देखा था कि मिरर इमेजेस बनते हैं, लेकिन डाई स्टीरियोआइसोमर्स के अंदर मिरर इमेजेस नहीं बनते। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो डाई स्टीरियोआइसोमर्स में हमारे पास 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल है। एक है हमारे पास डी ग्लूकोज और दूसरा है डी अल्ट्रोज। डी ग्लूकोज में आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन हैं, इनके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज हो रही है। इसी तरह से अल्ट्रोज के अंदर भी 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, इनके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की जो पोजीशन है वो चेंज होती है और इस तरह से ये डाई स्टीरियोआइसोमर्स की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है एपीमर्स। Those stereoisomers which have different arrangement of hydrogen and hydroxyl groups at only one asymmetric carbon atoms are called epimers. एपीमर्स में क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज हो रही होती है वो 2 पे नहीं हो रही होती, बल्कि वो सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज जब होगी तो हम उसको कहते हैं एपीमर्स। एपीमर्स में हमारे पास एग्जांपल है डी ग्लूकोज की और डी मैनोज की। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डी मैनोज के स्ट्रक्चर में जो कार्बन 1 है इसमें जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास राइट साइड पे है, लेकिन जब हम ग्लूकोज में देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो इस तरह से जो कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की जो पोजीशन चेंज हो रही है वो सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर चेंज हो रही है, इसलिए हम इनको कहते हैं एपीमर्स। लेबॉर्ट्री मैन्युफैक्चर्ड स्वीटनर्स। अगर हम लेबॉर्ट्री में जो स्वीटनर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहते हैं, और इसमें हम एग्जांपल लें तो लेबॉर्ट्री में जो शुगर्स मैन्युफैक्चर्स होती है उसमें हमारे पास 2 तरह की एग्जांपल है। एक है हमारे पास स्टेगाटोस और दूसरा है हमारे पास सुक्रालोस। तो ये जो दोनों शुगर्स हैं ये लेफ़्ट हैंडेड फार्म्स होती हैं और हम इनको एल शुगर्स कहते हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ नेचुरली अकरिंग शुगर्स भी होती हैं जो कि वो शुगर जो कि नेचुरली जिनकी सिंथेसिस होती है, जिनको हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं करते, वो हमेशा डी शुगर्स होती हैं, यानी कि वो राइट हैंडेड होती हैं और हमें उन्हें डी शुगर्स से डिनोट करते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स और जो सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो एक ख़ास किस्म के एनेंटियोमर्स के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ उन शुगर्स को डाइजेस्ट कर सकती हैं जो कि राइट हैंडेड शुगर्स हैं, और जो लेफ़्ट हैंडेड शुगर्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते। जिस तरह से के ग्लव्स की हमारे पास एग्जांपल है कि ग्लव्स जब हम हाथों में पहनते हैं तो उनकी ख़ास किस्म की पोजीशन होती है जिसकी वजह से हम उसको एक हाथ पे पहन सकते हैं, या राइट पे पहनेंगे या लेफ़्ट पे पहनेंगे। उस पोजीशन को अगर हम चेंज करेंगे तो हम उन ग्लव्स को नहीं पहन सकते। इसी तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट की भी जब बात होती है तो ये भी तब ही इनका रिएक्शन होगा जब दोनों एक तरह के होंगे, यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम, जो हमारे पास एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम की जो साइड जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है उस साइड को कहा जाता है एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिएक्शन तब होगा जब दोनों एक जैसे होंगे, यानी कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट लेफ़्ट साइडेड है और एंजाइम राइट साइडेड है तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन नहीं होगा। इनका रिएक्शन तब होगा जब सबस्ट्रेट भी हमारे पास लेफ़्ट साइडेड है और एंजाइम भी हमारे पास लेफ़्ट साइडेड है, तो तभी इनका आपस में रिएक्शन हो सकता है। इसी तरह से स्वीटनर्स जो हैं उनका रिएक्शन भी तभी होगा कि जब सबस्ट्रेट भी हमारे पास लेफ़्ट साइडेड है और एंजाइम भी हमारे पास लेफ़्ट हैंडेड होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की सेकंड टाइप है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोलिसिस के बाद वो 2 से लेकर 10 तक सैकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। और ओलिगोसैकेराइड जो है वो एक्चुअली मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड से बनते हैं। और ओलिगोसैकेराइड्स को उनके नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट्स की बेस पर हम उनको 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डेट आर डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स। डाइसैकेराइड जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 सैकेराइड यूनिट होंगे, ट्राइसैकेराइड यानी इसके अंदर 3 सैकेराइड यूनिट होंगे, और टेट्रासैकेराइड इसके अंदर 4 सैकेराइड यूनिट होंगे। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे कॉमन जो ओलिगोसैकेराइड होता है वो है हमारे पास होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स
व्हाट आर डाइसेक्राइड्स? टू मोनोसेक्राइड्स कंबाइन टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड। जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं और मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। और जो डाइसेक्राइड हैं वो ओलिगोसेक्राइड की एक टाइप है। और डाइसेक्राइड्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इनका जो टेस्ट होता है वो लेस स्वीट होता है, यानी इनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा स्वीट नहीं होता। और वाटर में ये लेस सोलुबल होते हैं, ज़्यादा सोलुबल भी नहीं होते। और जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइसेक्राइड्स की, तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसेक्राइड्स में। डाइसेक्राइड्स में हमारे पास एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज की। और डाइसेक्राइड्स के लिए जो जनरल फार्मूला यूज़ होता है वो है C12H22 एंड O11। अब हम डाइसेक्राइड्स की जो 3 तरह की जो एग्जांपल्स हैं इनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है सुक्रोज़ की। तो सुक्रोज़ को हम केन शुगर भी कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि शुगर केन के अंदर सुक्रोज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ शुगर केन के अंदर ही पाया जाता है सुक्रोज़, बल्कि बहुत से और भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर एग्जांपल है हमारे पास शुगर बीट की, पाइनएप्पल, सोरगम या स्वीट के जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी सुक्रोज़ पाया जाता है। और घरों में हम स्वीटनर के तौर पे कोई भी स्वीट डिश बनानी होती है तो हम उसमें सुक्रोज़ को यूज़ करते हैं। प्लांट्स में सुक्रोज़ को हम ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड भी कहते हैं। प्लांट्स में इसको ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो फूड बनती है उस फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सुक्रोज़ की फॉर्म में होती है। तो सुक्रोज़ की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो सुक्रोज़ की हाइड्रोलिसिस से हमें अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज़ मिलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सुक्रोज़ की जो फॉर्मेशन होती है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ की कंडेंसेशन, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ के आपस में मिलने की वजह से इसकी सुक्रोज़ की फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज के कार्बन 1 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो फ्रुक्टोज के कार्बन 2 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ लिंक करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है। तो इस तरह से जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान एक लिंक बन जाता है। लिंक किसके दरमियान बनता है? ग्लूकोज के कार्बन 1 के दरमियान और फ्रुक्टोज के कार्बन 2 के दरमियान। तो इस लिंक को हम कहते हैं अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डाइसेक्राइड में नेक्स्ट एग्जांपल है माल्टोज़ की। और माल्टोज़ को माल्ट शुगर भी कहा जाता है। माल्टोज़ एक इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड है, यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन की जब ब्रेक डाउन होती है तो ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास माल्टोज़ बनती है। इसके अलावा माल्टोज़ जर्मिनेटिंग सीड्स में पाई जाती है, यानी ऐसे सीड जिनकी जर्मिनेशन हो रही होती है उनके अंदर माल्टोज़ पाई जाती है। इसी तरह से ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में माल्टोज़ की प्रोडक्शन होती है बार्ले स्टार्च से। बार्ले स्टार्च में जब हम अमाइलेज एंजाइम डालते हैं तो उससे माल्टोज़ की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को माल्टिंग कहा जाता है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं माल्टोज़ की तो हमें 2 तरह के अल्फ़ा ग्लूकोज मिलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो माल्टोज़ की फॉर्मेशन होती है वो अल्फ़ा ग्लूकोज की कंडेंसेशन से होती है, यानी कि एक अल्फ़ा ग्लूकोज दूसरे अल्फ़ा ग्लूकोज के साथ जब मिलता है तो उससे हमारे पास माल्टोज़ बनता है। इस रिएक्शन में होता क्या है कि एक ग्लूकोज के कार्बन 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दूसरे ग्लूकोज के कार्बन 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन करने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और एक ग्लूकोज की कार्बन 1 और दूसरे ग्लूकोज की कार्बन 4 के दरमियान एक लिंकेज बन जाता है। इस लिंकेज को कहा जाता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डाइसेक्राइड्स में हमारे पास एक और एग्जांपल है लैक्टोज, जिसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि मैमल्स के जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज पाया जाता है। अगर हम इसकी परसेंटेज को देखें तो काऊ का जो मिल्क होता है उसमें 4 से 6% लैक्टोज पाया जाता है और अगर ह्यूमन के मिल्क को देखें तो उसके अंदर 5 से 8% लैक्टोज होता है। इसी तरह से जब हम चीज़ बनाते हैं तो चीज़ बनाते वक्त भी हमें लैक्टोज जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहा होता है। अगर हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, लैक्टोज को तोड़ें तो हमें इससे 2 तरह की मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एक है हमारे पास बीटा ग्लैक्टोज, हमें इससे मिलेगा, और दूसरा हमें अल्फ़ा ग्लूकोज मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है वो बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज की कंडेंसेशन से होती है, यानी बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज ये दोनों आपस में मिलते हैं तो तब हमारे पास लैक्टोज बनता है।
रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जो ग्लैक्टोज है उसके कार्बन 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ग्लूकोज के कार्बन 4 के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके ये वाटर बना देता है और वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है इस रिएक्शन में। तो इस तरह से एक लिंक बन जाता है। लिंक बनता है ग्लैक्टोज के कार्बन 1 के दरमियान और ग्लूकोज के कार्बन 4 के दरमियान। जो लिंक बनता है उस जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को कहा जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स की थर्ड टाइप है पॉलीसेक्राइड्स। Those carbohydrates which upon hydrolysis yield more than 10 monosaccharide units are called polysaccharides। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो हाइड्रोलिसिस होने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स में, उनको कहा जाता है पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। और पॉलीसेक्राइड्स को हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसमें जो मोनोसेक्राइड जो यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह के हैं। अगर जितने भी मोनोसेक्राइड्स यूज़ हो रहे हैं वो एक ही काइंड के हैं, एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स की कंडेंसेशन हो रही है और एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स के जुड़ने से वो बन रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स। और होमोपॉलीसेक्राइड्स में एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटन की। इसके अलावा वो पॉलीसेक्राइड जिनके अंदर मोनोसेक्राइड्स डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के मोनोसेक्राइड्स होते हैं, उनको हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में एग्जांपल है एगर, पेक्टिन और पेप्टाइडोग्लाइकन की। पॉलीसेक्राइड्स फंक्शन, अगर हम पॉलीसेक्राइड्स के फंक्शन को देखें तो ये फूड और एनर्जी स्टोर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें एग्जांपल है हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन की। ये फूड और एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ पॉलीसेक्राइड जो हैं वो स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें एग्जांपल है सेलुलोज और काइटन की। ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के तौर पे यूज़ होते हैं। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इनका जो लार्ज साइज़ है, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर या तो ज़्यादा सोलुबल होंगे या बिल्कुल ही सोलुबल नहीं होंगे। इसकी वजह से सेल्स के अंदर इनका कोई भी ऑस्मोटिक या केमिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो पॉलीसेक्राइड जो हैं जब फोल्ड होते हैं तो फोल्ड होके वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट तरह की कम्पैक्ट शेप्स में, डिफरेंट शेप्स बना देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर्स में। जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो आसानी से जो है वो शुगर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास 3 तरह की एग्जांपल्स हैं, दैट आर स्टार्च, सेलुलोज एंड काइटिन। पॉलीसेक्राइड एग्जाम्पल, अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की एग्जाम्पल को देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल है वो है स्टार्च की। स्टार्च एक होमोपॉलीसेक्राइड है जो कि हंड्रेड्स ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोजेस के मिलने से बनता है। यानी अल्फ़ा ग्लूकोजेस हंड्रेड्स की क्वांटिटी में जब आपस में मिलते हैं तो वो मिल के स्टार्च बनाते हैं। तो स्टार्च एक हमारे पास स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर ये उनके रूट्स में, स्टेम्स में और सीड्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं, जो दालें होती हैं और जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं यानी जो आलू होते हैं, उसके अंदर भी स्टार्च पाया जाता है। तो जब हम ये चीज़ें हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जब जाएंगी तो इनकी जो डाइजेशन होती है स्टार्च की, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है स्टार्च की ओरल कैविटी में, यही हमारे मुंह के अंदर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसकी जो डाइजेशन होती है उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम के ज़रिए स्टार्च की डाइजेशन होती है। तो जब इसकी डाइजेशन होती है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, पहले माल्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर माल्टोज के ऊपर एक और एंजाइम रिएक्ट करता है, उस एंजाइम का नाम है माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम जब रिएक्ट करता है तो माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अगर हमने किसी भी सैंपल में ये देखना है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं तो उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो जब आयोडीन के साथ अगर वो ब्लू कलर देगा तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइलोज की। अमाइलोज एक अनब्रांचेड है, यानी इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती, ये बिल्कुल एक लीनियर चेन होती है, बिल्कुल एक सीधी चेन होती है ग्लूकोज की, जिसके अंदर जो ग्लूकोजेज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं लिंकेज के ज़रिए। उस लिंकेज का नाम है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
और जो अमाइलोज है वो सिर्फ गर्म पानी के अंदर सोलूबल होती है, वो ठंडे पानी में सोलूबल नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांचेड स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट ब्रांचेस बन रही होती हैं, यानी कि इसके अंदर एक लीनियर चेन ग्लूकोज की होती है, यानी एक सीधी चेन होती है ग्लूकोज की, लेकिन आगे से भी डिफरेंट ग्लूकोज की चेन्स निकल रही होती हैं, तो जो कि ब्रांचेस बना रही होती हैं। तो इसमें जो लिंकेज होती है वो है अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो अमाइलोपेक्टिन है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ही नहीं होता, चाहे वो वाटर जो है वो हॉट हो या चाहे कोल्ड हो, वो बिल्कुल भी वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है। पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन भी स्टार्च की तरह एक होमोपोलीसेकेराइड है जो कि अल्फ़ा ग्लूकोजेस के मिलने से बनता है। और जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल का कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और एनिमल्स के अंदर ये एनिमल्स के लिवर के अंदर और एनिमल के मसल्स के अंदर पाया जाता है। यही वजह है कि हम ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और ग्लाइकोजन की जो डाइजेशन है वो भी स्टार्च की तरह ही होती है, यानी कि ओरल कैविटी और इंटेस्टाइन में उसकी डाइजेशन होती है। तो अगर हमने किसी भी सैंपल में ग्लाइकोजन की प्रेजेंस को देखना है तो इसमें भी हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो अगर हमें रेड कलर शो होगा तो उसका मतलब है कि उसके अंदर ग्लाइकोजन है। तो जो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन की तरह का होता है, लेकिन जो ग्लाइकोजन में जो ब्रांचिंग है वो अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा होती है। पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सेलुलोज की। सेलुलोज अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज भी एक होमोपोलीसेकेराइड है, लेकिन स्टार्च और ग्लाइकोजन की तरह ये जो है डिफरेंट इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो बीटा ग्लूकोजेस के मिलने से बनती है। और बीटा ग्लूकोजेस के मिलने और इसमें जो स्ट्रक्चरल जो कार्बोहाइड्रेट है जो सेलुलोज का वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको हम कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स कहा जाते हैं। प्लांट्स में ये प्लांट्स की सेल वाल के अंदर पाया जाता है। सेलुलोज में एग्जांपल है हमारे पास कॉटन और पेपर की, यानी कि कॉटन और पेपर के अंदर सेलुलोज जो है वो प्योर फॉर्म में पाया जाता है। अगर किसी सैंपल में हमने सेलुलोज की प्रेजेंस को देखना है तो उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो जब आयोडीन के साथ ये कोई भी कलर शो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि उस सैंपल के अंदर सेलुलोज है। सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइलोज स्टार्च की तरह का होता है। जिस तरह अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, कोई ब्रांच नहीं होती, इसी तरह सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है वो भी ब्रांचेड नहीं होता, उसमें ब्रांचेस नहीं होती। इसमें जो लिंकेज है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और सेलुलोज चेन में जो बीटा ग्लूकोजेज होते हैं ये अपराइट फॉर्म में और इन्वर्टेड फॉर्म में अल्टरनेटिवली अरेंज हुए होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास लास्ट एग्जांपल है काइटिन की। काइटिन जो है अर्थ के ऊपर सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और काइटिन भी एक होमोपोलीसेकेराइड है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो कार्बोहाइड्रेट है वो फंजाई के अंदर पाया जाता है, फंजाई की सेल वाल्स के अंदर पाया जाता है। और आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, उनका जो स्केलेटन होता है उसमें भी काइटिन पाया जाता है। तो क्योंकि काइटिन जो है वो फंजाई के अंदर पाया जाता है, फंजाई की सेल वाल में, इसलिए हम इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। काइटिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के मिलने से बनता है, और जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म है ग्लूकोज की। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेलुलोज की तरह अनब्रांचेड होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती। और इसमें जो सेलुलोज होता है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में होता है, यानी किसी जगह पे वो अपराइट फॉर्म में होता है और किसी जगह पे वो इन्वर्ट होकर वो नीचे की तरफ उसकी पोजीशन होती है। तो इसमें जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होते हैं, और इनमें जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। I hope student you have gained the concept of carbohydrates. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.